हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको कोल और पेट्रोलियम के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बता रहे हैं, जिसमें पेट्रोलियम के बारे में आज आपको बताएंगे। पेट्रोलियम जो एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लैटिन भाषा में इसको पेट्रो का मतलब होता है रॉक्स, चट्टानें, और ओलियम मीन्स ऑयल। चट्टानों से ऑयल निकाला जाता है जो अपनी धरती के नीचे सेडिमेंट्री रॉक जो पाई जाती हैं उनके अंदर से। और जो पेट्रोलियम जो आपका होता है वो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होता है। फॉर्मेशन अब ये बना कैसे? पेट्रोलियम जैसे हमने कोयल की बात की थी, वो प्लांट के दबने की वजह से बना था। इसी तरीके से जो हमारा पेट्रोलियम है वो एनिमल्स जो होते हैं, जो समुद्र के नीचे एनिमल, छोटे और बड़े, ठीक है, और जो प्लांट होते हैं बहुत ही छोटे छोटे जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनके दबने से और उनके ऊपर जब मिट्टी कवर्ड हो जाती है, या फिर जो सिल्ट या ग्लेवल वगैरह होते हैं, बजरी जिसको बोलते हैं, या सैंड, ये जब उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं तो एक मोटी परत बना देता है। और उसके ऊपर पानी और फिर प्रेशर, एब्सेंस ऑफ एयर मतलब हवा की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगेगा तो वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में बदल जाएंगे। नेचुरल गैस सबसे ऊपर वाले पार्ट में पाई जाती है इसके, और जो नीचे की रॉक्स होती हैं उनमें तेल के रूप में पेट्रोलियम इकट्ठा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी रिफाइनिंग की, कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होती है। जैसे हमने कोयले का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया था, इसी तरीके से हम पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब उसको टुकड़ों में डिवाइड करना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने को ही हम रिफाइनिंग बोलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है एक फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है, सिलेंड्रिकल टावर, जिसमें अलग अलग कॉलम बने होते हैं, ठीक है। एक फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है जिसके अंदर अलग अलग कॉलम बने होते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट लगे होते हैं, कि भाई जब बॉइलिंग पॉइंट जिसका जितना है उसके आधार पे वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे, जो इसके अंदर कंपोनेंट निकलेंगे वो अलग अलग उसके अंदर प्राप्त होंगे। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब होता है सेपरेटिंग मैनी कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? पेट्रोलियम का ही दूसरा नाम क्या है? क्रूड ऑयल है, ठीक है, जिसको एक दूसरा हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। पेट्रोलियम को उसके कंपोनेंट में अलग करना। अब पेट्रोलियम के कंपोनेंट क्या क्या हैं? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट, बिटुमेन्स। इसके अलावा गैसोलीन, पेट्रोल का दूसरा नाम होता है जिसको हम गैसोलीन बोलते हैं। ये अलग अलग उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अलग हो जाते हैं। जैसे 40 डिग्री के करीब बॉइलिंग पॉइंट जब होता है तो वहाँ पे हमारी नेचुरल गैस जो है, पेट्रोलियम गैस जो है वो हमें प्राप्त होती है। 40 से और 50 के बीच में हमें पेट्रोल मिल जाता है। इसी तरीके से मतलब 400 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हम इसको पेट्रोलियम को गर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके क्या इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। जब हम इसकी ड्रिलिंग करते हैं, मतलब इसके कुएँ खोदते हैं, किसके? पेट्रोलियम के, तो उस टाइम पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जलीय जो आपका इकोसिस्टम है, जलीय आवास जो भी है उनके, वो सब डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। जानवर जो हैं, जलीय जीव जो है वो इससे प्रभावित होते हैं। इसकी ट्रांसपोर्टिंग के अंदर भी काफ़ी कारण होते हैं। जब इसकी ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो अगर वो तेल बिखर जाए तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या फिर आग वगैरह भी लग सकती है अगर इग्निशन टेम्परेचर, अगर कोई वहाँ इग्नेटिंग मटीरियल हुआ तो। पेट्रोलियम की लीकिंग की जो वजह से ग्राउंड वाटर हमारा पोल्यूट हो जाता है। लीकिंग मतलब पेट्रोल जो है अंदर ही अंदर, जैसे टैंक में या फिर किसी पाइप वगैरह में आ रहा है और वहाँ वो लीक कर गया, तो इसकी वजह से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। इसकी रिफाइनिंग के दौरान जब हम इसको रिफाइनिंग करते हैं, जो कि हमने ऊपर बताया, उस टाइम पे इसमें पॉइजनस वाटर को और एयर को, दोनों को ये क्या कर देता है? पॉल्यूट कर देता है। दूसरी चीज़, इसको जब हम जलाते हैं तो इसमें काफ़ी पॉइजनस और डेंजरस गैसेस बाहर निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कुछ पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर होते हैं बेटा जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जैसे स्मोक के पार्टिकल होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं, उनको कहा जाता है पर्टिकुलेट मैटर। तो ये चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में लटकी रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट एयर पॉल्यूशन हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है बेटा, जब हम पेट्रोलियम को निकालते हैं तो उससे ऊपर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले नेचुरल गैस ही निकल के आती है। मतलब पेट्रोलियम जब बनता है तो उससे ऊपर हमारी क्या बनती है? नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस मेनली किससे बनती है? मीथेन से। मीथेन जो है ये इसका मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, CH4 जिसको बोलते हैं। इसमें 98% के करीब होती है ये, और छोटी कुछ अमाउंट में, मतलब स्मॉल मतलब थोड़ी अमाउंट में, इसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी होती है। ये इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये कार्बन के ही चेन होती है बेटा, कार्बन के ही हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। दूसरी बात, जो नेचुरल गैस है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है।
इसको जब जलाते हैं हम, तो इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता, मतलब स्मोक वगैरह या फिर कोई नीचे पार्टिकल बचता है, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो राख बचती है, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं होता। इसको स्टोर करते हैं अंडर प्रेशर के दौरान, तो उसको CNG कहा जाता है। और CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या कहा जाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब कि इसको हम, ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, गैसेस होती हैं कंप्रेसिबल, जब हम इसको स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर तो उसको CNG में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक इसको जो LP जो आपकी नेचुरल गैस है, इसको हम ऑटोमोबाइल्स में, जो हमारी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं ना, उनमें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल जो है वो कम हो रहा है। तो मेनली आज के दिन तो हम दिल्ली की बात करते हैं, जहाँ पे CNG की गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, तो वहाँ पे CNG की जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके अंदर जो गाड़ियाँ चलती है उनके अंदर CNG यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल डिक्रीज़ हो रहा है। बट इसका एक दुष्प्रभाव भी है बेटा। क्योंकि अगर मान लो कहीं से लीकेज हो गई तो फिर गाड़ी के फटने का डर रहता है, तो इसलिए उसको सावधानी से यूज़ करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ क्रस्ट पे लिमिटेड अमाउंट में है। 90% के करीब तो हम एनर्जी यूज़ ही कर चुके हैं आज के दिन। अब जो कुछ बचा कुछ है उसमें से अगर हम उसको भी यूज़ कर लेंगे तो फिर आगे हमारे लिए जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो आज के दिन, और दूसरी बात ये कि जब हम इनको जला रहे हैं, फॉसल फ्यूल्स को जब जला रहे हैं, तो हमारे जो एनवायरनमेंट मतलब हमारा जो वातावरण है वो कई तरीके से दूषित हो जाता है। एयर पोल्यूशन होना, एसिड रेन आना और ग्लोबल वार्मिंग। एसिड रेन के मेरे बारे में मैंने बताया था आपको कि जो आपके ये कोयला वगैरह होता है या पेट्रोल होता है, इनमें नाइट्रोजन और सल्फर भी डली होती है कुछ अमाउंट में, ठीक है ना, गैसेज। और ये दोनों ही जब किसके साथ रिएक्ट करती हैं, ये दोनों ही जब वाटर के साथ में रिएक्ट करती हैं, तो ये जो नाइट्रोजन है ये तो बनाता है नाइट्रिक एसिड, और जो सल्फर है ये वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों जब धरती पे गिरते हैं तो एसिड के रूप में गिरते हैं, इसीलिए पहली बार इसमें हम नहाने के लिए भी मना करते हैं। एयर पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, क्योंकि जब हम इनको जलाते हैं तो इनमें पॉइजनस गैस है, जैसे नाइट्रोजन और सल्फर निकली, तो ये दोनों पॉइजनस गैस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग, अब इनकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में जो मीथेन जो गैस है, जब मीथेन बनती है और जब वो जलती है तो उस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है। मतलब हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो सडनली इंक्रीज़ हो जाता है इनकी वजह से, और टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना ग्लोबल वार्मिंग को इम्पेक्ट करता है। अब ये जो, और दूसरी बात ये कि ये जो फ्यूल्स हैं ये एग्जॉस्ट फ्यूचर के अंदर होने वाले हैं, लेकिन इसी फ्यूचर में अगर हमें इनको एग्जॉस्ट करना है तो हमें इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज़ करना पड़ेगा। इसके कुछ अल्टरनेट सोर्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब अल्टरनेट सोर्स कौन से हो सकते हैं भाई, हम इनकी जगह क्या यूज़ करें? तो आपका सबसे मेन सोर्स आप पढ़ते हुए होंगे सोलर एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी जो सन से प्राप्त करती है, जो आजकल हम सोलर प्लेट्स वगैरह लगा रहे हैं। हाइड्रो एनर्जी आपकी होती है जो पानी के द्वारा यूज़ की जाती है। हाइड्रो एनर्जी के अंदर OTE आती है, ओशन थर्मल एनर्जी आती है, ठीक है। टिडल एनर्जी आती है। टिडल एनर्जी जो लहरें बनती हैं, जो टाइड्स बनती हैं समुद्र के अंदर, उनसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवाते हैं। एक आप चट्टाने जो होती है ना, गरम गरम चट्टाने होती हैं, उनके ऊपर हम वाटर स्पिल करवा के बिखेर के, तो जैसे हम पानी डालेंगे उनके ऊपर, तो जो चट्टाने हैं वो गरम चट्टाने जो हैं उन पर पानी गर्म होकर क्या करेगा, स्टीम बनेगी उसकी, और उस स्टीम से हम टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवा सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपने जो ये फॉसल फ्यूल्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, उनके यूज़ को, क्योंकि हम इनकी जगह पे अल्टरनेट सोर्स यूज़ कर सकते हैं। एक कुछ स्टेप्स भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं इनका यूज़ कम हो सके, मतलब इनके सप्लाई जो हमारे पास है उनको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ तरीके से यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले तो जो इंजन है उसको स्विच ऑफ, कार का इंजन है जो भी आप ट्रैफिक यूज़ करें उसके इंजन को क्या कर दो, स्टॉप कर दो। कब? ट्रैफिक सिग्नल्स पर, मतलब ट्रैफिक सिग्नल कहीं पे है, आपको दिखाई दे कि भाई यहाँ पे अब गाड़ियाँ रुक रही हैं, तो वहाँ पे अपने इंजन को क्या कर देना चाहिए, हमें स्टॉप कर देना चाहिए। वॉक डाउन टू शॉर्ट डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल। एक आपको जैसे थोड़ी सी दूरी के लिए जाना है, भाई बाज़ार से कुछ सामान लेके आना है, तो आप क्या करें वहाँ पे कि अपने मतलब पैदल चलें या साइकिल का यूज़ करें, ना कि मोटरसाइकिल वगैरह या स्कूटी वगैरह, क्योंकि उनके अंदर तेल यूज़ होता है, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह। दूसरी चीज़, हमें कार पुलिंग का यूज़ करना चाहिए। कार पुलिंग का मतलब होता है बेटा, जैसे अब एक ही घर में से, जैसे ब्रदर जो है, चाचा का जो बेटा है वो भी स्कूल जा रहा है,
आप भी स्कूल जा रहे हैं, मतलब आपके मान लिया आप ताऊ जी के बेटे हैं तो आप भी स्कूल जा रहे हैं, तो दोनों एक घर से जा रहे हैं। चाचा अपने बेटे को अलग गाड़ी में लेके जा रहा है, आप अपने पापा के साथ अलग गाड़ी में जा रहे हैं, तो दोनों की क्या यूज़ हो रही है वहाँ पे, पेट्रोल यूज़ हो रहा है दोनों का, और जाना तुम्हें एक ही प्लेस पे, स्कूल में एक ही जगह पे, तो क्यों ना आप कारपूलिंग का यूज़ करें, मतलब दोनों एक ही जगह बैठ के जाएं। और उनसे भी बढ़िया चीज़ क्या है कि हम किस में जाएं, अपनी स्कूल बस में जाएं, ठीक है। तो ये कारपूलिंग सिस्टम जो है उसकी वजह से भी जो फ्यूल की कंजप्शन है वो क्या होती है, कम होती है। तो मेन चीज़ ये है कि हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जुडिशियली तरीके से यूज़ करना चाहिए, उनको मतलब ऐसे ही ज़्यादा अमाउंट में या फिर अनअवेयर तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए लास्ट लॉन्गर नहीं है। ये कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी साल चलेंगे, 50 से 60 साल और चल सकते हैं अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो। और इनको बनने में बेटा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाखों साल लग जाते हैं इनको बनने में, और ये ख़त्म बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें इनकी केयर करनी चाहिए, हमें इनके लिए जो अल्टरनेट सोर्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। हाँ, आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब इससे रिलेटेड जो इसकी मैंने एक्सरसाइज आपके पास भेजी थी, या फिर जो भी एक्सरसाइजेज हैं आपके रिलेटेड चैप्टर की, वो आप इसके अंदर सोल्व करेंगे, ठीक है।